जय हिंद। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को स्किप करना तो कर सकते हैं, बट एक बार आप इस कंटेंट को देखिए। इस कंटेंट को देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, इस वीडियो को स्किप करके आपका कुछ नुकसान नहीं होगा तो आप जा सकते हैं। बाकी जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक थीम जो कि है एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसको कवर करने वाला हूँ, और वो भी विद इन 10 मिनट। और ये सीरीज आपकी रुकेगी नहीं, बल्कि जो 14 थीम्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके अंदर हम 14 टॉपिक्स को ऐसे ही 10 मिनट के अंदर कवर करेंगे। पहली वीडियो है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम हाई इंपैक्ट डेटा, डेफिनेशन, न्यूज, रूट कॉजेस, कोड एंड और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे जो कि आप इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर से पूछे जाने वाले किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर हम कहते किसको हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको पता लगेगा कि एग्रीकल्चर रेफर करता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप को एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल को फॉर द फूड एंड लाइवलीहुड। यानी कि जब हम खाने के लिए और अपने लाइवलीहुड के लिए क्रॉप और एनिमल की रेयरिंग करते हैं तो इस चीज को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। याद रखेंगे, ये हमारी रेडीमेड लाइन है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। दैट इज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज रूरल इकोनॉमी एंड फूड सिक्योरिटी। यानी कि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया के रूरल इकोनॉमी का और फूड सिक्योरिटी का एक बैकबोन होता है। अब इस टॉपिक से, इस थीम से रिलेटेड आपके पास न्यूज क्या है वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे लिए जो न्यूज निकल के आती है वो है डिबेट ऑन फार्म रिफॉर्म एंड इसके अलावा एमएसपी सिस्टम। तो एमएसपी सिस्टम और जो हमारा फार्म रिफॉर्म है, एमएसपी का मतलब तो सबको पता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि ये जो हमारी एमएसपी सिस्टम है और फार्म रिफॉर्म है, इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा डिबेट हो रही थी। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ काफी ज्यादा शिफ्ट हो गया है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गया है, और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। ये सब न्यूज हमारे पास निकल के आते हैं। इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम द सब्सिस्टेंस टू द सस्टेनेबल एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्मिंग, जो कि आप न्यूज और इस कॉन्टेक्स्ट से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जब अगर हम इसके ऊपर ऐसे लिखना चाहें। देखो, आपको मैंने पेस्टल टेक्निक बताई थी, और उस पेस्टल टेक्निक के अंदर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लो इन्वेस्टमेंट की एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जब आप सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि स्मॉल लैंड होल्डिंग, खास करके जो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट है, यहाँ पर किसानों के पास छोटे छोटे जमीन है, जो अगेन एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है। जब आप बात करते हो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न दिखता है। और जब आप बात करते हो इंस्टीट्यूशनल यानी कि पॉलिटी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, तो आपको पता लगता है कि सर, जो इंडिया का वीक मार्केट एक्सेस है ना, इसके वजह से भी हमारे जो एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट होती है। अब यहाँ पर अगेन एक रेडीमेड लाइन है जो कि आप अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हैं। दैट इज एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस इज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड पॉलिसी चेंजेस। मतलब कि जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है ना, ये इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और पॉलिसी चैलेंजेस का क्या है, रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ कोट्स लिखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने आंसर राइटिंग के अंदर कर सकते हैं। कोट हमारे कहते हैं क्या, कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। काफी रिपीटेटिव कोट है बट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप चाहे तो कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। अगेन इट इज अ कोड जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द फ्यूचर, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और भी कोड पता है तो दूसरे की हेल्प हो सके, इसलिए आप कमेंट में उस कोड्स को लिख के जरूर बताएंगे। आई विल ऑल्सो पिन देयर कमेंट, जिनका अच्छा मुझे लगेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर कुछ डेटा एंड फैक्ट की बात करते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सबसे पहले पता लगेगा कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो इंडिया के जीडीपी में लगभग 15 से 16% का कंट्रीब्यूशन जो है वो देता है। वहीं पर जब आप बात करते हो एम्प्लॉयमेंट की, तो हमारे इंडिया के अंदर 45% जो पॉपुलेशन है ना, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जब आप बात करते हो इंडिया के अंदर, तो इंडिया राइस कल्टीवेशन के अंदर, व्हीट कल्टीवेशन के अंदर एंड मिल्क कल्टीवेशन के अंदर दुनिया की टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री के अंदर आता है। जब आप बात करते हो इरिगेटेड लैंड की, तो भारत के अंदर 50% ऐसे लैंड हैं जो कि इरिगेटेड है और 50% ऐसे हैं जो कि अनइरिगेटेड है।
अब यहाँ पर एक चीज आपको और पता लगेगा कि भारत के अंदर जो राइजिंग इनपुट कॉस्ट है ना, इसके वजह से हमारी फार्मिंग क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। राइजिंग इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप खेती करने जाते हो, स्टार्टिंग में जो पैसा आप लगाते हो दैट इज वेरी हाई, जिसकी वजह से जो किसान है वो खेती नहीं कर पा रहा है, हाइब्रिड सीड नहीं खरीद पा रहे हैं, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके सीड से वो अपनी फसलों को नहीं उगा पा रहे हैं। यहाँ पर आपको फिर से एक और कीवर्ड पता लगेगा, एक रेडीमेड लाइन पता लगेगी जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर, दैट इज एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज many but contribute relatively less to the GDP, that indicating structural imbalance। अगेन ये हमारा क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया, दैट इज स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर है ना, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग क्या है, एम्प्लॉय है, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन ये अभी भी एज पर द एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर आप देखोगे कंपेयर करके, तो इसका जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, जो कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दिखाता है। अब देखो भारत के अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, उनके कोर इश्यूज क्या क्या है, कौन कौन से प्रॉब्लम है और किन किन चीजों की वजह से है। तो सबसे पहले पता लगेगा कि लो फार्मर इनकम, यानी कि हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारे फार्मर की इनकम बहुत कम है, जिसके वजह से जो हमारा यूथ है वो फार्मिंग करना ही नहीं चाहता। फिर है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यानी कि यूपी एंड बिहार के अंदर देखोगे ना, तो जो लैंड होल्डिंग है, मतलब कि छोटे छोटे जमीन जो है ना, वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, किसी के पास कोई बहुत बड़ा जमीन नहीं है जिसपे कि वो खेती कर सके। तो फ्रेगमेंटेड लैंड एक हमारी कोर इशू है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर आती है डिपेंडेंसी ऑन द मानसून, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है ना, वो पूरी की पूरी मानसून के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से अगर मानसून अच्छा हुआ तो हम अच्छा अच्छा बोलते हैं, जब खराब हुआ तो हमारी फसलें भी खराब हो जाती हैं। अच्छा, फ्रेगमेंटेड लैंड की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं अपने एग्रीकल्चर के अंदर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमारे पास आता है राइजिंग इनपुट कॉस्ट, जो कि मैंने बता ही दिया ऊपर कि भारत में जो राइजिंग इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, और जब एंड ऑफ द प्रोडक्ट हम उस चीज को सेल करते हैं तो हमें उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे यूथ जो है वो फार्मिंग से हट जाते हैं, एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर आता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब कई बार क्या होता है ना, कि जैसे मान लो हमारा खेत पकने वाला है, हमारी फसल तैयार होने वाली है, तो उस टाइम पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जिसकी वजह से जो हमारा हार्वेस्ट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लाइक मान लो कि बिल्कुल फसल लगी हुई है लेकिन ओले पड़ गए, बारिश हो गई, तो आपकी फसल खराब हो गई। तो दैट कैन बी अ थिंग जो कि हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा लॉस को फेस करता है। अब यहाँ पर रेडीमेड लाइन जो कि आप अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हैं वो ये है कि इंडियन एग्रीकल्चर फेसेस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस ये कीवर्ड है, अगेन आप यूज कर सकते हो। फिर है कि डबल फार्मर इनकम रिक्वायर होस्टेलिक रिफॉर्म। अब सबको पता है कि जो गवर्नमेंट हमारी आई थी ना बीजेपी की, वो ये कहती थी कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो इस डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए ना एक होलिस्टिक रिफॉर्म की नीड है, तो इस चीज को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने आंसर के अंदर। फिर एक क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर, अगेन एक रेडीमेड लाइन है जो कि आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे तो आप कंक्लूजन में यूज करो या फिर किसी बॉडी के पैराग्राफ में यूज करो। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ना बेटर बनाने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसके इंपोर्टेंस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, उनके बारे में कुछ आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। देखो, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, ये हमारे रूरल लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है और कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। इसके साथ साथ ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री चलती है और बाकी सारे लोग जो है वो जॉब पाते हैं या फिर अपने मर्जी के प्रोडक्ट यूज कर पाते हैं, फिनिश्ड गुड वो प्रोडक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं ये इंपोर्टेंस के बाद कि आखिर इंडिया के एग्रीकल्चर में चैलेंजेस क्या है। तो पता लगेगा कि देखो हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है, हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी वो काफी कम है, यानी कि अगर जितनी जमीन है उतना प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो जो ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्टिविटी होती है, हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी उससे पीछे है, जिसकी वजह से हम लो प्रोडक्टिविटी को फेस करते हैं। फिर आती है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। हमें सभी को पता है कि इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने एग्रीकल्चर में काफी बड़ा लॉस जो है वो देखता है हर साल। अगर बारिश नहीं आई तो भी नुकसान, बारिश ज्यादा आ गई तो भी नुकसान। फिर आता है हमारे पास मार्केट इनएफिशिएंसीज, यानी कि इंडिया के जो मार्केट है वो इनएफिशिएंट है, वो उतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर को नुकसान या फिर कई बार लॉस का सामना करना पड़ता है।
फिर इसके बाद से आते हैं फार्मर इंडेप्टनेस, क्योंकि राइजिंग कॉस्ट काफी अधिक है, प्रोडक्ट बेचने पे पैसे कम मिलते हैं, इसके वजह से अगर कोई किसान कर्जा लेके खेती कर भी लेता है तो जब वो प्रोडक्ट फिनिश होता है, जब उसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती है तो उस चीज पर वो अपने कर्जे को नहीं चुका पाता है, जिसकी वजह से फार्मर डेप्थ में चला जाता है। अब गवर्नमेंट ने इन सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कुछ स्कीम लेकर के आई है, जिनकी हम बात करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम किसान, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली किसानों को 2,000 रुपए सेंड करती है जब भी हमारा हार्वेस्टिंग का सीजन आता है उस टाइम पर, ताकि किसान उस 2,000 रुपए से अपनी खेती को अच्छे से कर पाए। फिर आता है पीएम फसल बीमा योजना, जहां पर सरकार क्या करती है, क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो भी हमारे क्रॉप है उनके नुकसानों का बीमा करती है, ताकि अगर हमारे जो फसल है वो खराब हो जाए तो सरकार उसके लिए उनको पेमेंट कर पाए। फिर हमारे पास एक और इनिशिएटिव आता है, दैट इज इनाम। इनाम क्या है, एक डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट है जहां पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। फिर आती है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, यहाँ पर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो सॉइल की चेकिंग करती है और बताती है कि मिट्टी में क्या कमी है, उस चीज को फर्दर इंप्रूव करने का हमें प्लान बताया जाता है ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। फिर आता है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर प्रमोशन करती है, जिसकी वजह से केमिकल का यूज कम हो, मिट्टी खराब कम हो, किसान की हेल्थ खराब कम हो और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। अब देखो वे फॉरवर्ड पॉइंट के अंदर आप क्या सजेशन दे सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर को और बेटर करने के लिए, तो आपको पता लगेगा कि हम प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग को, इंप्रूव कर सकते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज को, स्ट्रेंथन कर सकते हैं एमएसपी और मार्केट रिफॉर्म को, और इनकरेज कर सकते हैं एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज हो। और इस सब चीजों की वजह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप को भी प्रमोट करके हम कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा कर सकते हैं। बट इन द कंक्लूजन यू कैन राइट हियर, द फ्यूचर ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर लाइज इन मेकिंग इट सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड रेजिलिएंट, यानी कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर का फ्यूचर है वो इसके सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और रेजिलिएंट होने पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है। तो दैट वाज द थीम जो कि हमने डिस्कस करी। यहाँ पर और भी बहुत सारी स्कीम है जो कि आप पढ़ सकते हो, एंड लास्ट के अंदर आप बता सकते हो कि हाउ वाज द डिस्कशन, एंड इफ यू वांट मोर डिस्कशन लाइक दिस देन यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेल, आई विल मेक सम मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।